वो कल आप लोग को ट्रिक्स ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ा रहे थे, आज उसी में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बतानी बाकी हैं कि हम लोग ट्रांसलेशंस वगैरह कैसे बनाते हैं। चलिए आज हम लोग लिखेंगे स्टेप्स फॉर ट्रांसलेशन। स्टेप्स फॉर ट्रांसलेशन में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे पहचानें कि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कौन से टेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा तो हम सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि दिए हुए शब्दों को हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमें कोई चीज़ अगर ढूंढनी है तो वो है हमारी क्रिया। क्या ढूंढना है जी? क्रिया। अब क्रिया कैसे ढूंढेंगे? क्रिया ढूंढने के लिए आपको कोई प्रश्न नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, यदि आप अपने सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं तो आप आराम से पहचान जाएंगे क्रिया को भी। देखिए, जैसे हमने सब्जेक्ट की पहचान क्या बताई थी? कौन। जैसे देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ जी? पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारी क्रिया है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्रिया ढूंढने से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कौन है कि नहीं। तो हमने पता किया कौन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक। तो क्रिया पता करने के लिए दो तरीके हैं। किसी भी हिंदी सेंटेंस में जो सबसे अंतिम पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? वो क्रिया होती है। ये मैंने आप लोगों को बनावट में भी कल बताया था कि कर्ता से शुरू होता है और क्रिया से खत्म होता है। इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लेते हैं, लेकिन हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं सबसे पहले कर्ता लेते हैं और सबसे क्रिया अंत में होती है, ठीक है। सामान्य एक और पहचानने का तरीका है कि लास्ट में है, था और गा वाले ग्रुप का कुछ ना कुछ होता है हूँ, हो, था, थे, थी, गागेगी, या कभी कभी या, ए, ई, इस तरीके के शब्दों से भी खत्म होता है। तो मैं आप लोगों को इसके बाद क्रिया के विशेष पहचानों से अवगत कराऊंगा और उससे उसके टेंस से पहचानवाऊंगा। लेकिन उसके पहले आप समझिए कि वाक्य कितना भी बड़ा होगा, वाक्य के अंत में क्या रहेगा? क्रिया होगी, और वाक्य के शुरू में क्या होगा? कर्ता। हाँ, कुछ एक्सेप्शन केस छोड़ के यही रूल फॉलो किया जाता है। तो आप सेंटेंस में सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? क्रिया, ठीक। नॉर्मली कौन सा होता है? था, गा इत्यादि से खत्म होता है, ठीक है। या, ए, आ, ई इत्यादि से क्या होता है? ये खत्म होता है, ठीक है। वह आया है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा था, वह खेल रहा होगा, मैं आया, तुम गए, वह आई, ये सब क्या होते हैं? वर्ब के इंड वर्ड्स होते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि यही हमारा क्या है? वर्ब है। दूसरा, वर्ब एक्शन वाला होता है। नॉर्मली वर्ब हम लोग एक्शन वाला देखते हैं, तो निश्चित है कि वाक्य से हमें पता लग जाएगा कि ठीक है। अभी क्रिया पता लगा लेंगे तो क्रिया से हमें एक चीज़ और पता लगाना पड़ेगा, उसका टेंस। क्या पता लगाना पड़ेगा? टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिया पहचान लेते हैं तो क्रिया से उसका क्या पता लगाइए? टेंस। ये अभी स्टेप 1 में ही मैं चल रहा हूँ। क्रिया से क्या पता लगाइए? टेंस। क्रिया से टेंस पता करना हो आपको, तो आपको हर हाल में वर्ब को 3 भाग में विभाजित करना होता है। कितने भाग में विभाजित करना होता है? 3 भाग में। और एक चीज़ दिमाग में बैठाइए कि एक्सेप्शन होते हैं, तो कहीं कहीं ये रूल लागू नहीं भी होगा। अगर ये रूल 100% परफेक्ट होता तो किताबों में लिखा होता, लेकिन चूंकि हम लोगों ने पढ़ाते पढ़ाते ये ऑब्जर्व किया है कि ऐसे ही हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जा रहा है, ठीक। इसमें कितने भाग हैं? 1, 2, 3। ये 1, ये 2, ये 3। अगर इससे कंफ्यूजन है तो एक और दिखा रहा हूं मैं। खा चुका था, ठीक। इसमें भी कितने भाग हैं? 1, 2, 3। लेकिन इन तीनों भागों को मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया? हमें पता कैसे चला कि यही 3 भाग हैं? देखिए, ये अंतिम भाग टाइम बताता है। क्या बताता है? अगर इस और इसकी तुलना करें, जा रहा है यानी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, और खा चुका था पास्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों जो लास्ट वाले हैं वो क्या बता रहे हैं? टाइम, ठीक। यहीं से टेंस का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, ठीक है। ये जो बीच वाला है, बीच वाला, ये स्टेट बताता है। क्या बताता है? स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। अच्छा एक बात बताइए, ये तो प्रेजेंट की बात कर दिया, ये पास्ट की बात कर दिया। ये बता रहा है कि मेरा काम अभी जारी है, क्या है? और ये क्या बता रहा है? कि मेरा काम खत्म हो गया है, ठीक। तो जारी है और खत्म हो गया, यानी कार्य की दो अलग अलग अवस्था है ना।
एक कार्य की अवस्था ये बता रही है कि अभी हमारा काम अनफिनिश्ड है, पूरा नहीं हुआ है, प्रोसेस में है। और ये बता रहा है कि नहीं काम अब प्रोसेस में नहीं है, समाप्त हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये शुरू वाला, ये है हमारा एक्चुअली एक्शन। क्या ये एक्शन? अब इसको भी मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि ये एक्शन है कैसे। देखिए, एक्शन पता लगाने के लिए बचपन से हम लोग क्रिया के बारे में एक बात पढ़ते आए हैं, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। तो ना ही मत कहिए उसको, ना ने नी तीनों में रखिए। ठीक है, दिखा रहा हूं मैं। ना ने नी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब ना ने नी में एक ना को कॉमन मान लीजिए। जैसे इसमें जा है तो जा में मैं क्या लगा सकता हूं? ना, तो हो जाएगा जाना। खा में मैं लगाऊंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? खाना। तो अब आपको ये जाना एक क्रिया है कि नहीं है? खाना एक क्रिया है कि नहीं है? तो आपके मन में दो सवाल आने चाहिए। पहला सवाल ये कि ठीक है, ना लगने से तो ये हम पहचान गए कि ये क्रिया है, तो ये यहां पे क्यों नहीं लगा है? मैं जा रहा हूं की जगह जाना रहा हूं क्यों नहीं लिखता हूं? खा चुका था के लिए की जगह खाना चुका था, क्योंकि जब ना ही से इसकी पहचान है कि ना से ये पता चल जाता है कि ये क्रिया है, तो ये ना इसमें लगा क्यों नहीं है? तो आपको मैं एक और चीज बता देता हूं। आप ना का मतलब समझिए नाम। ना का मतलब क्या समझिए? नाम। और नाम को हम लोग कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम को क्या कहते हैं? नाउन। किसी भी चीज के नाम को, यानी किसी भी चीज की जितने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब आप समझिए, जब भी क्रिया में ना लगा रहेगा तो वो क्रिया की तरह नहीं बल्कि क्रिया के नाम की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? क्रिया के नाम की तरह। तो इसमें से जब ना हटा देंगे तो ये नाउन हट के क्या बन जाएगा? वर्ब। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा जाना, और इसमें मुझे क्या जोड़ना है? ता है। क्या जोड़ना है? तो ये ना हटेगा तभी ता है जुड़ेगा। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए मैंने कहा खाना और यहां लिखा है रहा था, तो जब ये ना हटेगा तभी ये रहा था इसमें क्या होगा? जुटेगा। यानी ना जब तक रहेगा तब तक हम ये सब चीजें नहीं जोड़ सकते हैं। यानी टाइम और स्टेट हम तब तक नहीं जोड़ सकते हैं जब तक इसमें से ना हटाएंगे नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि ना लगने का मतलब है कि ये नाउन का काम कर रहा है, भर्ब का काम। ये भर्ब है बल्कि भर्ब का नाम है। जाना क्या है? भर्ब का नाम है। खाना क्या है? भर्ब का नाम है। लेकिन उस नाम को काम में बदलने के लिए ना शब्द को क्या करना पड़ता है? अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो इंग्लिश में आपको इसके साथ टू लगाना पड़ता है। एक एग्जांपल दिखाता हूं, आप लोग शायद समझ जाएं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं खेलता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं खेलता हूं। आप इसको लिखते हैं आई प्ले। क्या लिखते हैं? लेकिन अगर मैं यहीं पे इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं लिखूं मैं खेलना चाहता हूं। देखिए मैंने क्या लिखा? मैं खेलना चाहता हूं। अब जरा गौर कीजिए, इसमें तो मैंने खेल के साथ डायरेक्ट क्या लगाया था? ता। और मैंने यहां पे अभी बताया ना आपको कि जब ता है या रहा है इत्यादि को जोड़ेंगे तो हमें ना को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो इसमें से हमने ना को रिमूव कर दिया है, लेकिन मैंने इसमें ना को रिमूव नहीं किया है बल्कि इसके साथ लगाए। यानी इस चाह में से ना हट गया है लेकिन इस खेल में से ना नहीं हटा है। तो अब इसका ट्रांसलेशन कीजिए तो जरा। यस, आई वॉन्ट टू प्ले। अब आप एक चीज गौर करिएगा, यहां पे प्ले के साथ टू लगा था क्या? लेकिन यहां पे प्ले के साथ क्या लगा? टू। क्यों लगा? क्योंकि इसमें ना का प्रयोग हुआ है और इसमें ना का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अंग्रेजी में टू प्लस V1 जो होता है इसे हम लोग नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन फॉर्म। देखिए 2 + V1 को कितने नामों से जाना जाता है? 2 + V1 को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। इसको कहते हैं बेस फॉर्म। क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। और इसको ये भी कहते हैं नाउन फॉर्म। क्या बोलते हैं? नाउन फॉर्म। इन्फिनिटिव चूंकि इसका नाम हो गया कि 2 + V1 को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इन्फिनिटिव के नाम से जानेंगे। लेकिन ये बेस फॉर्म होगा क्यों? क्योंकि इसमें से 2 हटा देंगे तभी इसका हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए मैंने लिखा टू गो, तो मैं टू रखते हुए गो को वेंट और गो को गोइंग या गो को गॉन नहीं लिख सकता हूं। टू गोज नहीं लिख सकता हूं, टू गोइंग नहीं लिख सकता हूं, टू गॉन नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये बेस फॉर्म है। ठीक है, मुझे इसके फॉर्म को चेंज करना होगा तो मुझे इसमें से टू को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। तो जैसे इंग्लिश में टू को रिमूव करते हैं तो उसी तरीके से हिंदी में ना को रिमूव करते हैं। किस लिए? कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को हम लोग क्रिएट कर सकें और अलग अलग टेंस बना सकें। यानी कि वर्ब अगर हिंदी में है तो आप ना हटाइएगा तभी उसमें टेंस सूचक शब्दों को ऐड कीजिएगा, ता, रहा, चुका। और इंग्लिश में अगर उसको वर्ब में बनाना है तो
तो आप उसमें क्या करेंगे, टू हटाएंगे, तभी उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन एक कन्फ्यूजन आपको ये भी हो रहा होगा कि चलिए ठीक है, हमने ना हटा दिया तो फिर ये क्या। आप गौर कीजिए, अगर आप अकेले लिखेंगे जा, तो आप किसी को कमांड दे रहे हैं, जा मतलब जाओ, आओ, या आइए, खा मतलब खाओ। यानी ये जो अकेला होता है ये कमांड का काम करता है, ठीक है। ये हम लोग अकेले तब यूज करते हैं जब हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है बाहर, मैंने आजा या आ, या मेरे पास कोई खड़ा है, मैंने कहा जा। इसका मतलब क्या, मैं सामने वाले से कमांड के सेंस में या ऑर्डर के सेंस में या जैसे भी, मैं इसको थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलूंगा आइए, जाइए, बैठिए, लेकिन उसका मूल क्या होगा, यही बिना ना वाला। समझ में आ गई बात? तो हमें अभी क्या सीखना है कि जब भी हमें वर्ब का टेंस पता लगाना होगा, क्योंकि निश्चित है कि हम लोग वर्ब पता लगाएंगे तो बिना टेंस के कैसे उसका फॉर्म लिखेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्रिया। सबसे पहले क्रिया पहचानेंगे, क्रिया पहचानने के बाद हमें उसका क्या पहचानना है, टेंस। टेंस कैसे पता चलेगा, उसको 3 भागों में बांटिए। पहला भाग एक्शन, और ये हमने जो बंटवारा किया है एक्चुअली में वही एक्शन है या नहीं है, तो आप उसमें ना लगा के क्या कीजिएगा, बोलिए, ना लगा के क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। जैसे चलिए दिखाता हूँ एक और चीज़ आपको, मदद, वह मेरी मदद कर रहा है या करना चाहता है। चलिए वही, अब जरा गौर कीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुमने अब कोई गलत नहीं बोला। अच्छा है तो टाइम हो गया ना। अब जरा गौर कीजिए, अगर मैं रहा से काटूंगा तो मदद करना मैं बोलूंगा ना, लेकिन अगर गलती से मैंने कर रहा की जगह यहाँ पे अगर काट दिया तो क्या मैं इसमें ना लगाऊंगा, मदद ना, क्या इसका कोई मीनिंग निकल पाएगा? तो ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली हमें कहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, ठीक है। क्यों यहाँ से काटना है? क्योंकि जब तक मैं उसमें ना लगा के उसका मीनिंग नहीं समझ लूंगा तब तक मैं कंफर्म नहीं हूँ कि एक्चुअली में मेरा एक्शन वही है कि नहीं है। तो ये मेरा एक्शन हो गया, ये मेरा स्टेट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक। तो जब भी वर्ब से टेंस पता लगाना होगा उसको कितने भाग में बांटेंगे, 3। एक भाग एक्शन, एक भाग स्टेट, तीसरा भाग टाइम। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपने सीखा कि क्रिया में ना लगा रहेगा तो वो नाउन की तरह काम करेगा, क्रिया की तरह काम नहीं करेगा। और उसका इंग्लिश फॉर्म क्या होता है, 2+B1। यानी हिंदी क्रिया में ना लगा है तो अंग्रेजी में उसके लिए हम लोग उसके बदले क्या यूज करते हैं, 2+B1। और अगर अंग्रेजी में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई वांट टू टीच, तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, और आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। जब मैंने केवल टीच बोला तो मैंने क्या बोला, पढ़ाता हूँ, और टू टीच बोला तो मैंने क्या बोला, पढ़ाना। समझ में आई बात? चलिए अब ये सीख लेते हैं कि ये जो 3 भाग में हमने इसको बांटा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा हिंदी में वाक्य किस टेंस में है, ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप में चल रहे हैं, अभी सेकंड स्टेप में पहुंचेंगे इसके बाद सब्जेक्ट वाले में। इसको पहले समझ लेते हैं। अच्छा, वाक्य की का जो अंत होता है नॉर्मली 3 तरीके के शब्दों से होता है, हूँ, हो, और इसका प्लुरल होता है, ठीक। फिर होता है था, थे, थी। एक होता है गा, गे, गी। अब जरा गौर कीजिए कि जरूरी नहीं है कि इसी से खत्म हो, किसी अन्य से भी खत्म हो सकता है, तो उसको आप अन्य की कैटेगरी में रखिए। किस कैटेगरी में रखिए, अन्य, ठीक है। अब देखिए ये क्या बताएगा जी आपको, ये बताएगा आपको प्रेजेंट, ये आपको क्या बताएगा, पास्ट, ये क्या बताएगा, फ्यूचर, और ये क्या बताएगा, पास्ट। नॉर्मली पास्ट का इंडेफिनिट बताता है, ये क्या बताता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आप सेंटेंस में जब वर्ब पहचान लेंगे तो उसका टेंस भी तो पहचानना जरूरी है। जब आप टेंस पहचान लेंगे तो मैं अब ट्रांसलेशन करते समय बताऊंगा कि इसका इंग्लिश पैरेलल क्या होगा। समझ में आई बात? चलिए अब अगर किसी सेंटेंस में हो लास्ट में जा रहा था, और मैं पूछूंगा कि ये बताइए कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में, फ्यूचर में, तो आप अंत में क्या देखेंगे, था, और था से आपको क्या पता चलेगा, पास्ट, ठीक। अच्छा, मैंने कहा वह खेल रहा है, तो केवल आपको ये बताना कि ये किस में है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट में, ठीक। अच्छा, वह गया है, ये किस में होगा, प्रेजेंट में, और मैंने है मिटा दिया। मैंने बोला ना अन्य, ना है रहेगा, ना था रहेगा, ना गा रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा,
पास्ट, और पास्ट में नॉर्मली किस में होगा? ठीक, आप लोगों ने लिखा है? अभी सब लोग लिख लिए? अगर किसी को लिखना है तो जल्दी से लिख लीजिए इसको, क्विक लिखना है तो जल्दी से क्विक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइम वाला तो आप लोगों ने लिख लिया, अब हम लोग स्टेट वाला लिखेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग टाइम पता लगा लेंगे तो उसी से काम तो चलेगा नहीं, हमें स्टेट पता लगाना होगा। तो टाइम कितने हुए? 3। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ दे टेंस कितने होते हैं, सब जानते हैं टेंस कितने होते हैं? 12। कैसे? तो 3 गो टाइम और 4 गो स्टेट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टाइम, और स्टेट कितने होते हैं? इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल भी बोलते हैं। उसके बाद एक होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को लोग इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी हम लोग उसके रूल्स पे नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ ट्रांसलेशन बनाना है। तो हम लोग केवल उसको पहचानना सीख रहे हैं कि हिंदी में अगर लिखा हुआ तो कैसे पहचानेंगे वाक्य किस टेंस में है। ठीक है, तो टाइम तो पता लगा लेंगे लास्ट वाला। अब सेकंड लास्ट वाले पे आते हैं। देखिए स्टेट होते हैं 4, लेकिन पहचानते कैसे हैं? सबसे पहला ता ते ती, ता ते ती रहता है तो हम लोग इसको क्या मानते हैं? इनडेफिनिट या सिंपल। क्या इसको मानते हैं? इनडेफिनिट या सिंपल। अब थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए, इसको इनडेफिनिट और सिंपल क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये किसी निश्चित समय के काम के बारे में नहीं बता। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डे या किसी पर्टिकुलर टाइम ही पढ़ाता हूँ, इसका कोई फिक्स समय या वो निश्चित नहीं है, ये मेरे रेगुलर का हैबिट है। या सिंपल क्यों बोलते हैं? सिंपल का मतलब जिससे हम लोग किसी के आदत या दिनचर्या या रूटीन के बारे में बात करें। उससे हमको मतलब नहीं है कि वो कब करेगा नहीं करेगा, बस ये उसका आदत है, रूटीन है, दिनचर्या है। समझ में आई बात? या वो इस काम को एक रेगुलर इंटरवल पर क्या करता है? रिपीट करता है। तो जस्ट वो रिपीट करता है या सिंपली उसके स्वाभाविक ये काम है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सिंपल। एक इसका क्या है? काट है। काट समझते हो? मतलब कई बार हम लोग देखते हैं साइंस में कि मान लीजिए कि एक परमाणु मॉडल हम लोग पढ़े थे कि भाई बीच में होता है नाभिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन जब शुरू में बताएगा तो बताएगा ऐसा पाथ होता है और इलेक्ट्रॉन नाचते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो हमेशा उसके साथ पॉजिटिव के साथ मिलना चाहता है, इसीलिए उस पर क्या करता है? चक्कर मारता है। तो अगर ये वाला मॉडल होता तो फाइनली उसमें आके क्या हो जाता? टकरा जाता और विस्फोट हो जाता। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो अगले वैज्ञानिक ने क्या खोज निकाला कि भाई ये ऐसा नहीं होता, ये पूरा पूरा गोल गोल ऑर्बिट होता है, ये पूरा पूरा गोल गोल ऑर्बिट होता है, और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना। मतलब कि एक नियम निकला तो फिर उसको काट के दूसरा नियम बताएगा। तो यहाँ पे मैं अगर इतना बता के छोड़ दूंगा तो लोग कहेंगे कि आप अधूरा बता रहे हैं, ये आपको पूरी जानकारी नहीं है। अब कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना होगा। एग्जाम्पल है, मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। अब जरा गौर कीजिए, आप लोग अभी टाइम और एक स्टेट समझ गए। जानता हूं, हूं से प्रेजेंट और ता से इंडेफिनिट, और जान में क्या लगाइए? ना, जानना, एक्शन, क्रिया। तो ये क्रिया, ये स्टेट और ये टाइम। अब एक चीज समझिए, अगर मैंने आपसे पूछा कि ये किस टेंस में है जी, तो आप क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं उसे बचपन से जानता हूं, मैं उसे बचपन से जानता हूं। इसमें भी तो वही है ना, जानता हूं, जैसा कि इसमें था। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों सेम टेंस में नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? समय प्लस से। क्या लगा हुआ है? समय प्लस से। जब भी किसी सेंटेंस में समय प्लस से लग जाए तो वो दो ही में हो सकता है, या तो परफेक्ट में या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि यदि यहाँ पे तातेती है तो आप उसको परफेक्ट में मानेंगे, और अगर यहाँ रहा रही होता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में मानते। ठीक, तो आप इसमें एक एक्स्ट्रा क्या चीज़ जोड़ लेंगे, इस पॉइंट को समझ लीजिए। और जब ट्रांसलेशन होगा तो उसी हिसाब से होगा, उसी टेंस के हिसाब से। समय प्लस से रहेगा तो क्या रहेगा? तो रहे तो परफेक्ट में। किसमें मानेंगे? ये उसका एक क्या था, नोट समझ लीजिए। अब दूसरा,
दूसरा स्टेट कैसे पता चलता है? रहा, रही, रहे। रहा, रही, रहे रहेगा तो हम लोग इसको किस में मानेंगे? कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। एक और नाम होता है इसका इम्परफेक्ट। क्या नाम होता है? तीनों नाम के पीछे अलग अलग लॉजिक है। कंटिन्यू है काम इसलिए कंटिन्यूअस, प्रोग्रेस में है काम इसलिए प्रोग्रेसिव, और पूरा नहीं हुआ है इसलिए इम्परफेक्ट। ठीक, अब देखिए इसमें भी वही लेकिन किंतु परंतु। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। एक एग्जाम्पल समझिए इसको। तो पढ़ाना हमारा एक्शन हो गया, रहा हमारा स्टेट हो गया, और हूं मेरा क्या हो गया? टाइम। तो ये प्रेजेंट हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया इसके अनुसार। हुआ कि नहीं? लेकिन फिर मैं इसमें वही वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जो एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको करके दिखाया कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं। मैं कितने देर से पढ़ा रहा हूं? तो इतना देखोगे तो तुम्हें तो वही लगेगा, लेकिन ये देखिए समय प्लस से, समय प्लस से लग जाने से, अब देखिए ये है कंटिन्यूअस में, लेकिन ये किस में चला जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी इनडेफिनिट में अगर समय प्लस से लग जाए तो परफेक्ट, और कंटिन्यूअस में समय प्लस से लग जाएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए 1 2 3 4। 1 मतलब इनडेफिनिट, 2 मतलब कंटिन्यूअस, 3 मतलब परफेक्ट, और 4 मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अगर ये 1 नंबर में है, किस में है? 1 नंबर में, तो परफेक्ट में सॉरी समय प्लस से लगेगा तो ये 1 जंप करके किस पे चला जाएगा? यानी 1 छोड़ के। और अगर ये 2 नंबर में है तो इसमें अगर समय प्लस से लग जाएगा तो ये जंप करके किस में चला जाएगा? यानी इन दोनों को नॉर्मल मान लीजिए, और समय प्लस से लगने पे ये, यानी इसका समय प्लस से ये और इसका समय प्लस से ये। ठीक है, आगे भी ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा 1 2 3 4 वाला। जब हम नरेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उस समय आप लोग को काम आएगा कि 1 से मतलब इनडेफिनिट, 2 से 3 से परफेक्ट, और 4 से परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनडेफिनिट का रिलेशन परफेक्ट से है, कंटिन्यूअस का रिलेशन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक चीज समझिए, इसमें दोनों में कंटिन्यूअस लगा है तो दोनों में रिलेशन है, अब बाकी जो 2 बचा उनमें रिलेशन है। ठीक है, अभी बचे 2। ठीक, अब कौन कौन से बच रहे हैं जी? परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए 3 नंबर पे थे, इसमें भी लिख दे रहा हूं मैं समय प्लस से वाला। समय प्लस से रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पे है चुका, पता नहीं ऐसे, चुका, चुकी, चुके, नहीं ऐसे होना चाहिए आई थिंक। थोड़ा सा हिंदी में हर्षई दीर्घई का ध्यान रखना है आप लोग को। चुका, 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 चुकी, चुके, या, ए, आ और ई। ठीक है, लेकिन इसमें नियम ध्यान रखिएगा ये सारे परफेक्ट में तभी माने जाएंगे जब इसके पास है था गा होगा, क्योंकि अगर इनको हम लिख देते हैं और इसके बाद है था गा नहीं लगाते हैं तो ये पास्ट में चला जाता है। वह जा चुका है और वह जा चुका, वह गया है और वह गया, वह आई है और वह आई। तो है और है लगा देंगे तो परफेक्ट में चला जाएगा, लेकिन अगर है नहीं रहेगा तो ये सीधे पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ठीक है, इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये किस में है जी? परफेक्ट में। और एक आखिरी, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से नहीं। ग्रामेटिकल रूल्स में दूसरे पॉइंट्स बताए जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं मैं कि आप हिंदी के वाक्य देख के टेंस पहचान जाएं। उसके बाद आप टेंस पहचानने के साथ साथ जब आपको ट्रांसलेशन करने का मौका मिले तो आप तुरंत उसके इंग्लिश इक्विवेलेंट को समझ लें। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है ता रहा ती रही। ता रहा ती रही ते रहे। ये किस में चला जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी वही रूल है। देखिए इस जो 3 में मैंने बताया कि इसके पास भी है था गा होना चाहिए। इसके बाद मैं खेलता रहा हूं, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, लेकिन मैं खेलता रहा तो वहां पे दूसरा सेंसर हो जाएगा। मैं खेलता रहा, आई केप्ट प्लेइंग, आई वेंट ऑन प्लेइंग। ठीक है,
मैं खेलता रहा वो मुझे देखता रहा, मैं छक्के मारता रहा वो मुझे गेंद फेंकता रहा, ये सब पास्ट में चला जाएगा। लेकिन मैं खेलता रहा हूँ, इसका मतलब है कि अभी भी खेल रहा हूँ और इसके पहले भी मैं खेल रहा था। समझ में आई बात? तो ये जो 3 और 4 नंबर है, इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि इसके साथ है था गा होना चाहिए, नहीं तो ये टेंस अपना बदल लेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने 4 कैटेगरी बताई थी टाइम में, है था, है हूँ, हो प्रेजेंट, था थे थी पास्ट, गागेगी फ्यूचर, और उसके अलावा जो कुछ से भी खत्म होगा वो पास्ट। ठीक है। अच्छा, कई बार हम लोग जा चुका था, खेल चुका था में भी हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं कि उसको पास्ट परफेक्ट में रखें कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो ट्रांसलेशन पे जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको कहीं कहीं माइनर फर्क होता है वो समझा दूंगा। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को मैं फिर इसका इंग्लिश फॉर्म भी बता सकूं। ठीक है, और नहीं तो फिर मैं आपको पहले सब्जेक्ट नहीं, ठीक है, पहले आप इतना समझिए, इसके बाद मैं इसका इंग्लिश फॉर्म बताऊंगा और तब उसके बाद मैं सब्जेक्ट पहचानना सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लिख लिए सब कोई? चलिए, हिंदी में तो आपने टेंस पहचानना सीख लिया। लगे हाथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और सिखा दूं कि यदि वो सेंटेंस हिंदी में होगा और आप टेंस पहचान जाएंगे तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम लोग फिर टेंस में भी इसको पढ़ेंगे डिटेल में, आपको थोड़ा सा बस मैं हिंट कर दे रहा हूं। देखिए, 12 टेंस का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए पहले इतने का लिख लें। ये होता है वर्ब फॉर्म V1 V5। ठीक है, V1 V5 समझते हैं आप लोग, जैसे फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या एस लगा देते हैं तो सेकंड फॉर्म। जैसे एग्जांपल आप लिख लीजिए, प्ले और प्लेज, गो और गोज। ठीक है, इज एम आर प्लस V4। V4 का मतलब होता है वर्ब प्लस ING। इसके बाद होता है हैव हैज प्लस V3। V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम लोग ED वगैरह लगा के भी बनाते हैं और कुछ इरेगुलर्स फॉर्म होते हैं। इसमें होता है हैव, हैज प्लस बीन प्लस V4। V4 मतलब वर्ब प्लस ING। अब ग्रामर में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे के रूल्स भी बताए जाएंगे। उस रूल्स में आपको क्या बताए जाएंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि इज एम आर के बाद V4 नहीं होता है, तो हम लोग उसको किस टेंस में मानते हैं। कई बार हैज हैव के बाद V3 नहीं होता तो किस टेंस में मानते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग आगे सीखेंगे। अब एक एग्जांपल ऐसे दिखा देता हूं मैं अलग अलग वर्ब का। जैसे गो ले लो, गो का V1 गो, V2 इसका होता है वेंट, V3 होता है गॉन, V4 होता है गोइंग और V5 क्या होता है गोज। तो ऐसे ही 5 फॉर्म होते हैं जिसमें 2 फॉर्म फिक्स हैं, ये ING में होगा और इसमें S नहीं तो ES लगाओ। क्या लगा होगा? S नहीं तो ES। और V1 तो फिक्स होता ही है। आपको बस कहाँ दिक्कत आती है V2 और V3 में, इसमें भी 2 तरीके के वर्ब होते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर में हम लोग ED लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ED। जैसे प्ले प्लेड प्लेड, ओपन ओपेंड ओपेंड, जंप जंप जंप्ड, क्लोज क्लोज क्लोज। लेकिन ये देखिए, ये इरेगुलर है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे वर्ब होते हैं जो ED लगा के V2 V3 बना लेते हैं, और बहुत सारे वर्ब जो होते हैं जिनका या तो तीनों फॉर्म सेम होगा, या ये दोनों सेम होगा, या ये दोनों सेम होगा, या तीनों सेम होगा, या पहला और आखिरी सेम होगा। ठीक है, जैसे रन रैन रन। ठीक है, उसी तरीके से गो वेंट गॉन, तो कम केम कम। ठीक, कभी कभी तीनों अलग, सी सॉ सीन। तो इरेगुलर, ये इसके लिए आपको थोड़े बुक्स का ध्यान रखना होगा। जितनी भी ट्रांसलेशन की किताबें उसमें पीछे वर्ब और उसके फॉर्म्स दिए होते हैं। ज़्यादातर किताबों में ये तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं देता है, क्योंकि ये फिक्स है। आप ING लगाइए और इसमें S या ES लगाइए।
कुछ स्पेलिंग रूल्स होते हैं, कई बार देखते हैं वाई आई में बदल जाता है, कई बार लास्ट के वर्ड्स डबल हो जाते हैं, लास्ट के लेटर्स, तो वो स्पेलिंग रूल्स की चीज़ें, उसके लिए मैं सेपरेट क्लास दे दूंगा आपको कि स्पेलिंग रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए, ये तो रहा प्रेजेंट का। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा के और इसी को पास्ट कर देता हूँ। आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम मुश्किल होगा, मेरे लिए आसान होगा, मैं बोर्ड पे डायरेक्ट मिटा के लिख सकता हूँ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं इसको उसी के हिसाब से चेंज कर देता हूं। देखिए V2, अब V2 आपको बुक्स में देख लेना होगा। V2 को हम लोग पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म। V1 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। V1 और V5 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। और V2 को क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म। V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोल देते हैं। तो वो भर पढ़ेंगे तब। was, were, इसमें had, इसमें भी had। तो पास्ट इंडेफिनिट V2, पास्ट कंटिन्यूअस was, were प्लस V4, पास्ट परफेक्ट had प्लस V3 और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस had प्लस been प्लस V3। आपको एक चीज दिमाग में रखना होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस been प्लस V4 होता है, और ये जो है ये टाइम बताता है। अगर मैंने इसके पहले हैव हैज लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड लगा दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर विल हैव शैल हैव लगा दिया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के लिए इन दोनों का होना जरूरी है। और एक चीज़, कंटिन्यूअस होने के लिए V4 का होना जरूरी है। गलती से भी अगर आपको V4 ना मिले और आप सोचेंगे कि वो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आप गलत सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हैज़ बीन, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए मैंने लिखा आई एम टीचिंग। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा? आई एम टीचिंग। इस आई एम टीचिंग में कंटिन्यूअस होने के लिए उत्तरदायी एम नहीं है, उत्तरदायी कौन है? टीचिंग। अगर मान लीजिए मैं इस टीचिंग को यहाँ से हटा देता हूँ तो फिर ये कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा। यानी सेंटेंस का कंटिन्यूअस होना या परफेक्ट कंटिन्यूअस होना उसके आईएनजी वाले वर्ब पर निर्भर है। तभी तो देखिए यहाँ पे भी आईएनजी कॉमन है कि नहीं है? ठीक है, इसको सिंपल कंटिन्यूअस बने रहने के लिए V4 चाहिए, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस बने रहने के लिए इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं? बीन। ये हम लोग आगे प्रॉपरली जब टेंस पढ़ेंगे उसमें चर्चा करूंगा मैं। अभी बस आप इतना समझिए कि आई एम टीचिंग के मैं टीचिंग के चलते ये कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं आई एम टीचिंग की जगह क्या लिख देता? आई एम अ टीचर, तो फिर आप गलती से भी इसको कंटिन्यूअस मत कह लीजिएगा, क्योंकि पहली बात तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और जब किसी सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा तो वो कंटिन्यू कैसे हो सकता है? समझ में आई बात? टीचर होना मेरे बारे में एक सिंपल जानकारी है, ये कोई एक्शन नहीं है। तो कंटिन्यूअस हमेशा क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। जिसमें एक्शन नहीं होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अच्छा, इसको और भी आप लोगों को दिखा दूं मैं। अगर मान लीजिए मैंने लिखा आई एम टॉट, चूंकि ये पैसिव सेंटेंस है और अभी मैंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन समझिए आई एम टॉट, इसमें भी आईएनजी तो नहीं है ना? आप तो कहेंगे ना कि टॉट भी तो एक्शन है, लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि सेंटेंस में जब तक आईएनजी नहीं रहेगा तब तक उसको हम कंटिन्यूअस में नहीं मानेंगे। यानी कि कंटिन्यूअस होने के लिए आपका आईएनजी वाला फॉर्म होना जरूरी है। इन द सेम वे, मान लीजिए मैंने लिखा आई हैव बीन टीचिंग। क्या लिखा मैंने? आई हैव बीन टीचिंग। अब देखिए ये मैंने क्या बोला? बीन प्लस V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये आपका टाइम बता रहा है। जैसे हिंदी में है था गा टाइम बता रहा है, वैसे ये क्या कर रहा है? टाइम बता रहा है। इसकी जगह मैं हैव की जगह हैड लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट का। और हैड हटा के हैव लगा दूंगा तो प्रेजेंट का। ये जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक, यानी कि कंटिन्यूअस होने के लिए आपका इसका होना जरूरी था, मैंने इसी में बताया। और परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के लिए बीन प्लस V4। लेकिन गलती से अगर किसी ने कहा कि चलिए मैं आई हैव बीन तो लिखूंगा लेकिन टीचिंग नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा आई हैव बीन अ टीचर, इसका भी अपना मतलब है। तो आप इसको गलती से भी क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, खाली इज़ देखते हैं तो कंटिन्यूअस बोल देते हैं, और बीन देख लेते हैं तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल देते हैं, जबकि बीन से परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई लेना देना नहीं है। कंटिन्यूअस का लेना देना किससे है? बीन से लेना देना है परफेक्ट का। क्या लेना देना है? परफेक्ट का। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि बीन रहेगा खाली अकेले तो इसको हम परफेक्ट में मानेंगे। क्या मानेंगे?
और ये रहेगा खाली अकेले, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस में मानेंगे। दोनों रहेगा तो, समझ में आ गई बात? बीन रहेगा तो केवल परफेक्ट, V4 रहेगा तो केवल कंटिन्यूअस, और दोनों रहेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसके पहले जो आप हैव हैज हैड लगाते हैं वो आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताने का काम करता है। समझ में आ गई बात? चलिए, सबने लिख लिया? लिख लिया सबने? ओके, चलिए मैं अब इसको फिर से अब फ्यूचर वाला लिखता हूँ। आप लोग अपने कॉपी में काट कुट मत कीजिए, अलग जगह लिखिए। मेरे पास साधन है, आपके पास साधन नहीं है, इसलिए बेसाधन के दिमाग नहीं लगाइएगा ज़्यादा। ठीक, चलिए मैं अब यहाँ पे, अच्छा फ्यूचर में एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि विल शैल अवश्य होगा। इसको मैं पूरा मिटा दूँ, इसमें ज़्यादा जगह जरूरत पड़ेगी। विल शैल प्लस V1, इसमें होगा विल शैल प्लस B प्लस V4। V4 माने ING, अब दोबारा नहीं इसको लिखना है। विल शैल प्लस हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसमें होगा विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। ठीक, हमने बस ये समझना था कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में होगा, ये हिंदी में पता चल जाएगा, और इसको देखेंगे तो इंग्लिश में पता चल जाएगा। अभी आप लोगों को एक छोटा सा कंपैरिजन इसको मिटा के तुरंत दिखाऊंगा कि यदि सेंटेंस में वर्ब मिल गया तो हमको उसका क्या करना होगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए इसको। हो गया सब लोगों का? यहां तक तो आपने लिख लिया। ये सारे क्या हैं? इंग्लिश में टेंस बताने के लिए वर्ब फॉर्म्स हैं, और हमने इसके पहले जो पढ़ा वो हिंदी में टेंस बताने के लिए वर्ब फॉर्म्स थे। ठीक है, कि आपको कैसे स्टेट और टाइम पता चलेगा। मिटा दे रहा हूं मैं इसको। अब देखिए मैं इसको कंपेयर करके आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा था जा रहा है, क्या लिखा था मैंने? इंग्लिश में मैंने, अच्छा चलिए पहले तो मैं इसको 3 भाग में बांट दूं। ठीक, अब जरा गौर कीजिए, ये क्या बताएगा? है से प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट टाइम। ये रहा से क्या बताएगा? कंटिन्यूअस, क्या बताएगा? अब एक चीज जरा गौर कीजिएगा, इसमें मैंने कोई समय प्लस से नहीं दिया है, सिंपल, और ये हमारा क्या है? एक्शन। चलिए इस तीनों को पहले हम अलग अलग लिख लेते हैं। अब जरा गौर करो, जा को जाना लिखना होगा ना हमें, तो जा का क्या हो जाएगा? गो। जाना रहता तो हम लोग क्या लिखते? टू गो। क्या लिखते? टू गो। तो हमने इसमें से ना हटाया तो इसमें से क्या हटा दिया? टू। तो हमने जा को क्या लिखा? गो। अभी मैंने बताया कि अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में होगा, अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि यदि सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? V4 यानी ING फॉर्म। तो इसका मतलब हमें गो में क्या जोड़ देना है? ING। ठीक, अब प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आप अभी जरा वर्ब फॉर्म याद कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था? इज एम आर प्लस V4, यही था ना। इसका मतलब ये है कि ये V4 की जगह तो गोइंग लिख लेंगे हम लोग। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, इज एम आर, तो इज होता है, आर होता है हो या हैं, और एम होता है हूं। ठीक है, अभी हम लोग धीरे धीरे ट्रांसलेशन में बढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगी। तो अब ये बताइए है कि क्या है? ये है, तो इस इज में से क्या चुन लेंगे? इस इज एम आर में से। इसका मतलब हमारा ये जो वर्ब फॉर्म है उसका ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। हमने कोई सेंटेंस तो नहीं लिखा, हमको सेंटेंस से कोई लेना देना भी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वह जा रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ही इज गोइंग। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ वर्ब पहचानना था और उसका क्या करना था? टेंस निकालना था, और टेंस निकालने के बाद उसका अंग्रेजी रूपांतरण कर देना था। तो हिंदी में टेंस पहचान लीजिए, अंग्रेजी वाला उसका फॉर्म देख लीजिए, और उस फॉर्म में एक और एग्जांपल ले लीजिए ताकि और कंफ्यूजन ना रहे। ये फाइनल आज का यहीं पे एंड करेंगे हम लोग।
वर्ब पे ही आके, ताकि आप लोगों को अच्छे से। अब जैसे एक एग्जांपल और लिख लो, गया, ठीक। 2-3 एग्जांपल ऐसे ही जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं मैं। अब जरा गौर कीजिए, इसमें लास्ट में है था गा है क्या, ठीक। जैसे पूरा मैं लिख ले रहा हूं, वह गया, मान लीजिए, इसको आप इग्नोर कीजिए, आपको इस पे ध्यान देना। ये हमारा वर्ब है, गया माने जाने की बात हो रही है, और या क्या बता रहा है, मैंने बोला था ना लास्ट में अगर है था का कुछ नहीं रहेगा तो पास्ट, और नॉर्मली क्या पास्ट इंडेफिनिट। तो गया माने गो, और ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, क्या है पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता चला, मैंने जो तरीका बताया उससे पता चला कि लास्ट में है था गा नहीं रहेगा तो क्या मानेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो गया यानी जाने की बात हो रही है, तो हमारा वर्ब क्या होगा गो, और हमारा फॉर्म क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब V2, अभी लिखवाया ना मैंने पास्ट इंडेफिनिट। तो गो का V2 क्या होता है वेंट, गो का V2 क्या होता है वेंट, और ही का वह का ही। ट्रांसलेशन तैयार, ठीक। अगर मान लो मैंने लिखा वह जाएगा, ठीक। अब जरा गौर कीजिए, हम लोग इसका टेंस पहले हिंदी में पता लगाते हैं। जा मैंने जाना हो गया ना, एक्शन, और इसमें क्या लगा हुआ है गा। अब गौर करिए, इसमें तातेती नहीं है, और वैसे भी प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में तातेती और पास्ट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं होता है। इसमें चुका लगा है क्या, चुका, इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं है। इसमें रहा लगा है क्या, तो जब रहा नहीं है तो इसका मतलब ये ना कंटिन्यूअस में गिना जाएगा ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में गिना जाएगा। और इसमें चुका या ए आ ई वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग परफेक्ट में भी नहीं गिनेंगे। तो ना कंटिन्यूअस है, ना परफेक्ट है, और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये है क्या फिर फ्यूचर, क्योंकि गा है तो फ्यूचर हो जाएगा, और इसमें एक्स्ट्रा वो बाकी पहचान नहीं है, तो इसको हम लोग किस में मान लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। और फ्यूचर इंडेफिनिट का वर्ब फॉर्म क्या था विल शैल प्लस V1। अब बताइए वह माने ही, अब बताइए ही के साथ क्या लगा देंगे विल। अब रूल्स जो है वो बाद में देखेंगे। और जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं गो। ट्रांसलेशन तैयार, लंबा ट्रांसलेशन होगा तो वर्ड ऑर्डर तो हमने सीख ही लिया है, उसको अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या पहचानना सीखा, वर्ब, और वर्ब से फिर उसका टेंस। हिंदी में भी टेंस पहचान जाएंगे और अंग्रेजी में भी टेंस पहचान जाएंगे। और जब टेंस पहचान जाएंगे तो हिंदी के टेंस, हिंदी का वर्ब, और उसी के पैरेलल उसका इंग्लिश का वर्ब लिख देंगे, और हमारा ट्रांसलेशन मतलब क्या हो जाएगा, बन जाएगा, या यूँ कहिए आसान हो जाएगा। इसके बाद अगले नंबर पे मैं 2 नंबर पे आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, सब्जेक्ट के बारे में। आप लोगों को भी मैं हिंट दे देता हूँ कि सब्जेक्ट अगर आप पहचान जाएंगे तो आप सेंटेंस का वॉइस भी पहचान जाएंगे कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। अब 2 चैलेंजेस हैं, अगर आप सब्जेक्ट पहचान गए और वॉइस भी पहचान गए तो आपको ये भी तो समझना होगा कि क्या एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सेम वर्ब फॉर्म होता है, नहीं, वर्ब फॉर्म्स उसमें क्या होते हैं अलग अलग। और कहाँ पे डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंट होता है एक्टिव और पैसिव वर्ब में, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।